तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये है वीडियो नंबर 5। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है फैक्ट्रीज कम अप। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि आखिर किस तरीके से इंडिया में फैक्ट्रीज़ का सेटअप होना शुरू हुआ और वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने फैक्ट्रीज़ बैठाई और उनके पास फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे कहाँ से आए। इस चीज़ को हम टॉपिक नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पहला कॉटन मिल था बॉम्बे में वो सेटअप हुआ था 1854 में और इसने काम करना शुरू कर दिया था, इसने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था 2 साल के बाद। और इसके 8 साल के बाद तक हम देखें, यानी 1862 तक इंडिया में 4 मिल्स काम कर रहे थे, सेटअप हो चुके थे, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स लगे हुए थे और 2150 लूम्स लगे हुए थे। और इसी समय में जूट मिल भी बंगाल में आ चुके थे। और जो पहला जूट मिल सेटअप हुआ था वो हुआ था 1855 में और दूसरा हुआ था वो 7 साल बाद 1862 में। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो एल्गिन मिल है वो स्टार्ट हुआ था कानपुर में 1860s में। और उसके 1 साल बाद जो पहला कॉटन मिल था अहमदाबाद का वो सेटअप हुआ था। और 1874 तक जो पहला स्पिनिंग और वेविंग मिल जो था मद्रास का वो भी प्रोडक्शन करना उसने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर तो हमने टेक्सटाइल की बात की जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। एग्जाम्पल हमने देखा था टेक्सटाइल का कि इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का बैठना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर बात ये उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिर इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कौन कर रहा था और इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे और मिल्स में काम करने के लिए कौन से लोग आए, यानी मजदूर कहाँ से आए। इन चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर वो है 4.1 और इस टॉपिक में हमें पढ़ना है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो शुरुआती लोग जो थे जिन्होंने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में सेटअप हुए थे अलग अलग लोगों द्वारा। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर वो लोग कौन से थे। तो देखिए, जो हिस्ट्री है बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स का, यानी वैसे परिवार या फिर वैसे लोग जो कि बिजनेस किया करते थे, वो मेनली जाता है उस समय तक जब इंडिया में ट्रेड चाइना के साथ शुरू हुआ था। तो चाइना के साथ क्या ट्रेड हुआ था ये चीज़ आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर लेट 19th सेंचुरी से बात करें तो आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश थे इंडिया में, उन्होंने ओपियम का एक्सपोर्ट करना यानी अफीम का एक्सपोर्ट करना चाइना में शुरू कर दिया था। और चाइना से टी लेकर वो इंग्लैंड जाते थे, टी और बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे। और इसके साथ ही बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी इस पूरे ट्रेड जो सर्कल था उसमें पार्टिसिपेट किया और एक तरीके से जूनियर प्लेयर्स बन गए, यानी कि उसमें फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, सप्लाईज़ को लेते थे और शिपिंग कंसाइनमेंट को एक तरीके से भेजते थे। और इस ट्रेड के ज़रिए पैसे कमाने के बाद इसमें से कुछ लोग जो थे, कुछ बिजनेसमैन जो थे जिन्होंने इस पूरे ट्रेड के ज़रिए पैसा कमाया था चाइना के साथ ट्रेड के ज़रिए, उन्होंने एक तरीके से विज़न देखा कि वो इंडिया में इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज बैठा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लगा सकते हैं। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक एंटरप्रेन्योर थे, वो थे द्वारकानाथ टैगोर। उन्होंने अपना पैसे कमाया था, यानी शुरुआती दौर में जो उनके पास पैसे आए थे वो चाइना के साथ ट्रेड करने से आए थे और इसके बाद वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की ओर टर्न कर गए। और 1830 और 1840 के बीच में उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्थापित की थी। लेकिन जो उनका इन्वेस्टमेंट था, यानी जो उनकी कंपनीज थी, वो एक तरीके से धाराशाही हो गई, ख़त्म हो गई जब 1840s में वाइडर बिजनेस क्राइसिस आया। उस समय दौर था जब बिजनेस एक तरीके से प्रॉब्लम कुछ आ गए थे, उस वजह से उनका पूरा बिजनेस एक तरीके से चौपट हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम उसके बाद 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी के अंतिम समय की बात करें, बहुत सारे जो चाइना ट्रेडर्स थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गए। अगर हम बम्बे की बात करें तो वहाँ से दिनसो पेटिट और जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जेन टाटा जो आप नाम जानते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स स्थापित किए इंडिया में, उन्होंने अपने शुरुआती पैसे चाइना के साथ बिजनेस करके, एक्सपोर्ट करके ही कमाए थे। यानी जो आज हम टाटा ग्रुप देख रहे हैं उसके जो शुरुआती व्यक्ति थे वो। और इसके बाद
चाइना के साथ एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए थे। और इसके अलावा वो इंग्लैंड के साथ भी कॉटन शिपमेंट्स का काम भी किया करते थे, रॉ कॉटन शिपमेंट्स का। इसके अलावा जो सेठ हुकुमचंद थे, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पहला इंडियन जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया था 1917 में, उन्होंने भी शुरुआती दौर में चाइना के साथ ट्रेड किया था और वहीं से पैसे कमाए थे, और उन्हीं पैसे को यूज़ करके उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया था। और ऐसा ही जो जीडी बिरला है, यानी जो आज आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके फाउंडर, उनके जो फादर और ग्रैंडफादर थे, उन्होंने भी यही काम किया था। चाइना के साथ ट्रेड, इंग्लैंड के साथ ट्रेड करके जो पैसे कमाए थे, उसके ज़रिए ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं द्वारकानाथ टैगोर का, जिनका ये मानना था कि इंडिया को वेस्टर्नाइजेशन के ज़रिए ही डेवलप किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए ही डेवलप किया जा सकता है। और उन्होंने शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, बैंकिंग, प्लांटेशन, इंश्योरेंस, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इनका बिजनेस उतनी अच्छी तरीके से सेटअप नहीं होने पाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो कैपिटल इन्होंने जमा किया था दूसरे ट्रेड नेटवर्क के ज़रिए, कुछ मर्चेंट जो थे मद्रास से बर्मा को एक तरीके से लिंक करते थे, और कुछ जो थे उनका मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से लिंक था, और उसके ज़रिए भी उन्होंने पैसे कमाए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमर्शियल ग्रुप थे, बहुत सारे लोग थे जिनका कि एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन वो इंडिया में ही ऑपरेट करते थे। इंडिया के अंदर ही वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे, बैंकिंग का काम करते थे, फंड ट्रांसफ़र का काम करते थे शहरों के बीच में, और फाइनेंशिंग ट्रेडर्स का भी काम करते थे। और इसके बाद जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देखा इंडस्ट्रीज़ खोलने में, उन्हें एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देखा, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रीज स्थापित की और फैक्ट्रीज लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक बात है कि जैसे जैसे इंडिया में कॉलोनियल पावर जो था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उनका इंडिया में कंट्रोल पावर बढ़ता गया, तो उसके साथ ही जो इंडियन ट्रेड के ऊपर जो उनका कंट्रोल था, वो धीरे धीरे टाइट होने लगा। और जो स्पेस मिल रहा था इंडियन मर्चेंट्स को जिसमें वो काम कर सकते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा और बहुत ही लिमिटेड हो गया। और उन्हें एक तरीके से यूरोप से ट्रेड करने से उन्हें रोक दिया गया, और उनको एक तरीके से मोस्टली छूट थी रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करने का। रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, यानी वो चीज़ें जो कि ब्रिटिशर्स को नीड है या फिर जो उनको एक तरीके से परेशान नहीं करती हैं। और उनको धीरे धीरे शिपिंग बिजनेस से भी बाहर निकाल दिया गया, यानी जो लोग पहले शिपिंग बिजनेस में काम कर रहे थे, उनका बिजनेस एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज होती थी, वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा बड़े हिस्सों को कंट्रोल करती थी। और उसमें से जो तीन उस समय के सबसे बड़े थे, वो थे बर्ड हाइगल्स और एंड को, एंड्रे यूल और जार्डिन स्किनर एंड को। तो ये तीन जो थे उस समय के सबसे बड़े यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ थी। और ये जो एजेंसीज़ थी, ये कैपिटल को मोबिलाइज़ करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्थापित करती थी और उनको मैनेज करती थी। और इसमें से ज़्यादा समय जो होते थे, इंडियन फाइनेंसर जो होते थे, वो पैसे प्रोवाइड करते थे, कैपिटल प्रोवाइड करते थे यूरोपियन एजेंसीज़ को। और यूरोपियन एजेंसीज जो होती थी, वो सारा इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजन लेती थी। और जो यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनका अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, यानी अपना उनका एक संगठन होता था, जिसमें कि इंडियन बिजनेसमैन को ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो यूरोपियंस थे, उनके आने के बाद जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, उनको भी कई तरह के प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे। और उनको एक तरीके से बिजनेसेस भी लिमिट कर दिए गए थे, उनको वैसे ही क्षेत्रों में बिजनेस करने दिया गया जहां पर ब्रिटिशर्स काम नहीं कर रहे थे। और यहाँ इमेज देख सकते हैं जिसमें कि JN टाटा, RD टाटा, RJ टाटा और DJ टाटा साथ में बैठे हुए हैं। और 1912 में जो JN टाटा थे, उन्होंने पहला आयरन और स्टील वर्क इंडिया में स्थापित किया था, जमशेदपुर में। और आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4.2। टॉपिक नंबर 4.2 है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। तो देखिए, फैक्ट्रीज जो होती हैं, उनमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ, यानी जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ बैठने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बैठने लगी, तो ये जो डिमांड था वर्कर्स का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा।
और 1901 में अगर हम बात करें तो 5,84,000 वर्कर्स जो थे वो इंडियन फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, और 1946 तक ये जो संख्या था ये 24,36,000 हो चुका था। लेकिन बात यहाँ ये आता है कि ये जो वर्कर्स थी आखिर आते कहाँ से थे इतनी संख्या में, क्योंकि डिमांड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग काम करते थे। और अगर हम ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो जो वर्कर्स थे वो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स इलाकों से ही आते थे, यानी जो पेजेंट्स और आर्टिसंस थे जिनके पास गांव में कोई काम नहीं था वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में चले जाते थे काम खोजने के लिए। और करीब 50% जो वर्कर्स थे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में 1911 में, वो उसके पास जो डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी वहाँ से आए हुए थे। और इसके अलावा जो कानपुर में जो मिल्स हैं उस समय के, वो टेक्सटाइल उन्हें एक तरीके से कानपुर के जो विलेजेस थे वहाँ से मिलते थे वर्कर्स। और ज़्यादातर जो मिल वर्कर्स होते थे वो अपने गांव और शहरों के बीच में मूव करते रहते थे, यानी कि अगर जब खेती का सीज़न आता था यानी कटाई का बुआई का, उस समय में वो गांवों की ओर चले जाते थे, और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता था उनके पास कोई काम नहीं होता था तो फिर वो वापस मिल में काम करने आ जाते थे। तो देखिए कुछ समय बाद तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का जो न्यूज़ था कि नौकरी मिल रही है, शहरों में काम है, इस तरह के न्यूज़ जब फैलने लगे तो जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रैवल करने लगे ताकि उन्हें काम मिल सके मिल्स में। और यूनाइटेड प्रोविंसेस से, यानी कि जो आज का यूपी है उसके आसपास के इलाके, उस समय वर्कर्स जो थे वो बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए जाने लगे, या फिर जो कोलकाता के जूट मिल्स थे वहाँ पर भी वो काम करने के लिए जाने लगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूज़ फैलती है वैसे वैसे जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम की तलाश में जाने लगे। और तो देखिए बात यहाँ यह है कि जैसा हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल था, वो वैसी स्थिति इंडिया में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल था। और जो जैसे जैसे जो मिल की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे जो वर्कर्स का डिमांड था वो भी बढ़ रहा था, लेकिन उसके मुकाबले जो लोग काम करना चाहते थे और काम की तलाश में शहरों की ओर आ रहे थे उनकी संख्या भी उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। और मिल्स में काम करने के लिए एंट्री करना वो भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड था। ऐसा नहीं था कि आप जाएँ काम की तलाश में और तुरंत आपको जॉब मिल जाए और आप तुरंत काम करने लगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो एक तरीके से जॉबर को हायर करते थे, एक जॉबर को हायर करते थे जो कि नए रिक्रूट्स को यानी नए लोगों को भर्ती करता था। तो देखिए ये जो जॉबर होता था ये उनका पुराना वर्कर होता था और ट्रस्टेड वर्कर होता जिस पर वो विश्वास करते थे। वो जो होता था वो अपने गांव से उसके आसपास इलाकों से लोगों को लाता था काम करने के लिए, उनको जॉब देने की बात करता था यानी विश्वास दिलाता था, और उनको शहरों में सेटल होने के लिए मदद करता था। और अगर जो वर्कर्स थे उनको कोई क्राइसिस आता, प्रॉब्लम आता, तो उस समय में उनको मनी भी प्रोवाइड करता था। तो इस वजह से जो जॉबर पोजीशन था वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी और जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर था। और कुछ समय बाद जो जॉबर था उसने धीरे धीरे मनी डिमांड करना शुरू कर दिया, यानी कि घूस लेना शुरू कर दिया, लोगों की भर्ती करने के लिए गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया, और उसने एक तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या थी वो कुछ समय में काफ़ी समय में धीरे धीरे बढ़ने लगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जैसा कि आप देखेंगे जो स्मॉल प्रोपोर्शन था, बहुत कम संख्या में लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है द पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।